झुमा गंगानगर में एक मंदिर के सामने रोज बैठकर भीख मांगती थी। उसको 2 दिन से बुखार भी था। एक छोटी बच्ची हर दम बिलखती रहती थी। कुछ लोग दया करके कुछ खाने का सामान और पैसे उसकी झोली में डाल जाया करते थे। एक दिन भीख में कुछ ना मिला था। झुमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज तो बच्ची के खाने भर के पैसे भी नहीं मिले, कहां से खिलाऊंगी। धीरे धीरे रात हो गई और उसने घर आकर बच्ची को पानी में चीनी घोलकर पिला दिया। खुद पानी पी लिया। बुखार और थकावट की वजह से आंखें बंद करके लेट गई। मन अतीत में चला गया। पति नरेंद्र भटिंडा में ऑटो चालक था। झुमा लोगों के घरों में काम किया करती थी। इधर कई महीनों से नरेंद्र का एक्सीडेंट हो जाने से वो भी ऑटो चलाने नहीं जा रहा था। 3 घरों में काम करके मुश्किल से 2000 रुपए मिलते थे। सास की तबीयत खराब होने से उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। सास हर दम उसके कामों में टोका टोकी करती थी। मेरा बेटा दिन रात बिस्तर पर पड़ा करा रहा है और तुम सारे दिन घूमती रहती हो। अम्मा, घर का सारा काम निपटा कर तो जाती हूँ। आपकी और बेटे की देखभाल में कोई कमी हो तो बताइए। बच्ची को भी सुला कर जाती हूँ। कुछ पैसे मिल जाते हैं तभी खर्च चल पाता है। हाँ, ये कहो कि घर में पैर टिकते ही नहीं। सारी कमाई तो तुम्हें ही देता है। बचत करती तो आज काम आता। उसकी कमाई से तुम गुलछर्रे उड़ाती रही। कितनी कमाई ही होती है, मैं क्या गुलछर्रे उड़ाऊंगी। हमेशा मन मार कर ही रहना पड़ता है। वो सब मुझे मत बताया करो, खूब जानती हूँ तुम्हें। झुमा कुछ नहीं बोलती। काम से वापस आती तो खाना बनाती, नरेंद्र और अम्मा को खाना खिलाती। दवा देने के बाद ही जैसे ही निकलने को होती तभी, अरे बहू, मेरे सिर में तेल लगा दो। झुमा उनके सिर में तेल लगाकर कंघी करती है। सास की कड़वी बातें सुनकर उसका मन दुखी हो जाता है। एक दिन, आज काम पर मत जाओ, इतनी बारिश हो रही है, मुझसे नहीं होता काम। काम छूट जाएगा तो खाने को भी मोहताज हो जाएंगे हम। इनका तो हमेशा से ही मुझसे बैर है, अपने आप ही चुप हो जाएंगे। झुमा ने खाना बनाया, सबको खिला पिलाकर सोने गई। तभी नरेंद्र, क्या बात है, आज कुछ हुआ है क्या? अम्मा से कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? वो कौन सी नई बात है, तुम भी तो देख ही रहे हो ना। मैं भी तो पैर तुड़वा कर बैठा हूँ, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। मैं तो जैसे तैसे सब करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा प्लास्टर अगले हफ्ते ही कटने वाला है, देखो क्या होता है। दूसरे दिन जब वो काम से वापस आई तो नरेंद्र को तेज बुखार हो गया था। झुमा बुखार की दवा ले आई पर बुखार नहीं उतरा। उसने पानी की पट्टी की, तब जाकर शाम तक बुखार उतरा। झुमा सोने चली गई। करीब 12 बजे नींद खुली तो देखा अम्मा बैठी खांस रही थी। वो दौड़कर उनकी पीठ सहलाने लगी और अम्मा की सांसें रुक गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों ने सोचा भी नहीं था कि अम्मा इतनी जल्दी चली जाएंगी। दूसरे हफ्ते नरेंद्र प्लास्टर कटवाने गया तो हड्डी नहीं जुड़ी थी। ये सुनते ही उसका सिर चकरा गया। घर आते ही सो गया। झुमा उसके कमरे में गई तो मुंह ढककर सोया था। क्या हुआ, प्लास्टर कटा नहीं? अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद कटेगा। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा की घड़ी है। झुमा, सिर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। रात में सब सो गए। सुबह जब वो उठी तो नरेंद्र बिस्तर पर नहीं था। उसने सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। रात होने को आई। झुमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 1 हफ्ते, फिर 1 महीने, फिर 6 महीने बीत गए। इंतजार करते करते थक गई। सारे काम भी छूट गए थे। अपने पति को ढूंढते ढूंढते वो गंगानगर आई थी। वो तो कहीं नहीं मिला, पर अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए कुछ तो करना था। तब से ये मंदिर के सामने ही बैठकर भीख मांगने लगी। सुबह देर से आंख खुली तो बच्ची को लेकर मंदिर के सामने भागी। उस दिन कोई भंडारा था, बहुत भीड़ थी, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। तभी एक गाड़ी रुकी। उसने देखा, गाड़ी से नरेंद्र उतरा और मंदिर के सामने खड़े होकर गरीबों में कपड़े और कंबल बांटने लगा। झुमा आश्चर्य से उसे एकटक देखी जा रही थी। जब उसकी नजर झुमा पर पड़ी तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आकर बैठ गया। तुम यहाँ कैसे? तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती।
जैसे मैंने इतने दिन गुजार लिए वैसे ही आगे की जिंदगी भी गुजार लूंगी। कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। नरेंद्र के पास कपड़े और कंबल लेने वालों की भीड़ लगी थी। बच्ची को नरेंद्र ने गोद में उठा लिया और अपने साथ वाले व्यक्ति से कहा, ये सब बांट दो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। बिना मेरी बात सुने मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। तुम पहले मेरी बात तो सुन लो। झूमा उठकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उस रात जब मैं घर से निकला था तो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। तुमको जगाया पर तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। मैंने सोचा दवा की दुकान से कोई दवा ले आता हूँ, लेकिन रास्ते में ही पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं गंगानगर के किसी अस्पताल में पड़ा था। गंगानगर? गंगानगर कैसे पहुँच गए? मैं वहाँ पूरी रात गिरा हुआ था और खून बहने की वजह से मुझे कुछ होश नहीं था। सेठ जी अपनी गाड़ी से गंगानगर जा रहे थे। उन्होंने रात के अंधेरे में जब मुझे गिरे हुए देखा तो अपनी गाड़ी में डालकर मुझे गंगानगर ले गए। क्योंकि पीछे का रास्ता बारिश की वजह से पानी से भरा हुआ था, उन्हें घर पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया। 7-8 महीनों तक मैं बेहोश रहा। जब मुझे होश आया तो मैं चिल्लाने लगा। सेठ जी ने मुझे ढांढस बंधाया और मुझसे बोले, अरे कहाँ है तुम्हारा घर? मैं अभी कहाँ हूँ बेटा? तुम गंगानगर के एक बड़े अस्पताल में हो। मैंने देखा कि मेरे पैरों का प्लास्टर कट चुका है। मैं तुम दोनों से मिलने के लिए बेचैन था। 2-4 दिनों के बाद जब घर पहुंचा तो मकान मालिक ने बताया कि तुम 1 महीने पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हो। झूमा, मेरी दुनिया लुट गई है। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया झूमा? मैं अकेली औरत कितना इंतजार करती। काम भी छूट गए थे। तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। तब से इसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती हूँ। चलो मेरे पास एक कमरा है। सेठ जी मुझे बहुत मानते हैं। उनकी गाड़ी में ही चलता हूँ। आज उन्होंने ही ये भंडारा करवाया है। मुझे ये सामान बांटने को कहा था। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। झूमा उसके साथ घर आ गई। दोनों इतने दिनों बाद मिले थे, बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है जिसके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया है। चीकू के पापा बिजनेसमैन थे और वो बहुत रिच थे। चीकू के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहना कर भेजा करो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं? तू कुछ जानता भी है कि कपड़े साफ हैं या खराब? चाची, स्कूल में मैडम रोज बोलती है कि साफ कपड़े पहनकर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहनकर नहीं गया तो टीचर स्कूल में नहीं घुसने देगी। कह देना कि मैं ही रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं राजा बाबू बनकर स्कूल जाता था। हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है तू तो। चाची, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरे माँ बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए खड़ी रहूंगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ दूरी पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बहुत गंदे हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क किनारे घर बनाकर रहने वाली राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बहुत गरीब है। अरे बच्चे, यहाँ आओ। तुम इतने उदास क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम देखकर बहुत मारेगी। अच्छा, लाओ अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताजा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है।
और बताओ, तुम्हारी माँ आज बीमार है क्या? मेरी कोई माँ ही नहीं है। अरे, तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी माँ नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी माँ बनी थी और अब मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है, माँ मत बनाओ, लेकिन सौतेली माँ बना लो और रोज स्कूल जाते समय रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू को ध्यान आता है कि उसकी ड्रेस गंदी है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको अपने कपड़े का बताना भूल गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेगी। चीकू दोबारा रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबराओ मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची ने भी शुरू में यही बोला था, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली माँ बन जाती हूँ, फिर तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेगी। चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं है। मैंने तो इस बारे में माँ को बताया ही नहीं। अब क्या करूँ मैं? कैसे स्कूल जाऊँ? मैं स्कूल के लिए लेट भी बहुत हो रहा हूँ। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे में ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ बच्चे के लिए खोल दिए, जिसे अब 2 माह पहले ही मिल चुकी है। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे पति जूते पॉलिश का ही काम करते हैं और तुम रोजाना आकर अपने जूते पॉलिश कराया करो। भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊँगा। क्या हुआ? क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी और अब मुझे रोजाना ताने देती है। ओके बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली माँ हूँ। अब खुश? चीकू बहुत खुश होता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक दिन चीकू को बुलाया है। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं। मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा है। तू इतना खुश क्यों है आजकल? और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता है। चीकू मासूम होता है। वह अपनी चाची को सब बता देता है। मेरी 3 सौतेली माँ है और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी था क्या इतने सारे विवाह करना? अब ना जाने किस किस को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 दिन तक अपनी सौतेली माँ के पास नहीं पहुँचा तो तीनों ने मिलकर उसे खोजना शुरू किया और चीकू के घर पुलिस को लेकर पहुँच गयी। मेरी तीनों सौतेली माँ, आप सब आ गए? मुझे इनसे बचा लो। चाची बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए अपनी सौतेली माँ को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बाकी नकली लालची चाचा और चाची को मैं अरेस्ट करके जेल ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को ले जाती है और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली माँ को छोड़ जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है और खूब अच्छा खाना खाता है।